वीडियो के शुरुआती हिस्से में हम ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की बात कर रहे हैं और बाद के हिस्से में ग्रूमिंग्स कैसे की जाती है, पहचान कैसे करें इसकी और बचाव कैसे करें इससे इस पर बात की है। तो पूरा वीडियो उम्मीद है आप देख लेंगे और हम लोग वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। भारत में एक समुदाय विशेष के ग्रूमिंग गैंग्स को वर्षों से झेला जा रहा है और जैसे आज के ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की बातें करने वालों को फार राइट कहकर खारिज करने की कोशिशें की जा रही है, वैसे ही यहाँ भी लव जिहाद जैसे मुद्दों पर किसी भी चर्चा को दक्षिणपंथी कहकर खारिज किया जाता रहा है। वामपंथी और तथाकथित लिबरल वोक जमातों ने जो प्रकाशनों और मीडिया घरानों पर कब्जा जमाया हुआ है, उसके कारण इन मुद्दों पर बात ही नहीं हुई। जब रांची की एक निशानेबाज तारा सहदेव के मामले में रकीबुल, जिसने रंजीत सिंह कोहली बनकर शादी की थी, और रकीबुल की मां के साथ साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को सजा हुई, तब जाकर इस मुद्दे पर थोड़ा बहुत स्वीकार करना कि ऐसा कुछ होता है ये शुरू हो पाया। अगर अजमेर बलात्कार कांड से इसकी तुलना करें तो क्रय की जा सकने वाली मीडिया यानी अखबार, टीवी चैनल, ये सब जिसे आप खरीदते हैं, उस पर शायद ही कोई इतनी हिम्मत दिखा पाएगा कि इस पर कोई लंबा सा प्रोग्राम बना दे। स्वयं को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने की ये मजबूरी ऐसी है जो भारत में भी कई बार सच पर पर्दा डालती रही है। सोशल मीडिया पर आज ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स पर बहसें केवल इसलिए दिख पा रही हैं क्योंकि एक्स पर एलन मस्क लगातार इस मुद्दे पर पोस्ट कर रहे हैं। इसकी तुलना में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टार्मर, उन्होंने पहले तो कहना शुरू कर दिया कि बहस का मुद्दा ग्रूमिंग गैंग्स है ही नहीं, बहस का मुद्दा तो इस्लामोफोबिया है। उसके बाद दिए गए बयानों में उन्होंने ये भी जोड़ा कि ग्रूमिंग गैंग्स की बात करने वाले लोग फार राइट यानी दक्षिणपंथी के हाथ में खेल रहे हैं। And when politicians, and I mean politicians, who sat in government for many years, are casual about honesty, decency, truth, and the rule of law, calling for inquiries because they want to jump on a bandwagon of the far right, then that affects politics because a robust debate can only be based on the true facts. इससे पहले, काफी पहले वो कह चुके हैं कि ग्रूमिंग गैंग्स पर बात करने वालों को बहुत बुरे नतीजे झेलने पड़ेंगे, सरकारी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़ी बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं में विचित्र खबरें दिखाई देने लगी हैं। बच्चियों के बलात्कारियों पर मीम बनाने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबरें आई। Went on to say that you did not want your money going to immigrants who, quote, rape our kids and get priority, end quote. This offence is so serious that an immediate custodial sentence is unavoidable. Would you stand, please? The sentence that I pass has been reduced by 1/3 to reflect your guilty plea. The sentence is one of 20 months imprisonment. 11 से 14 वर्ष की बच्चियों के बलात्कार को सहमति से बना यौन संबंध घोषित करने की पुलिस और ब्रिटिश सांसदों की और अदालतों ने जो कोशिशें की हैं, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब 18 से कम उम्र में सहमति देने का कोई कानूनी मतलब ही नहीं होता, तो सहमति से यौन संबंध बना कैसे? आखिर 11 वर्ष की बच्चियों की सहमति का क्या मतलब है? सिर्फ रेसिस्ट न कहलाना पड़ जाए, इस डर से बच्चियों के बलात्कारियों का नाम पहचान बिल्कुल वैसे ही छुपाई जाती रही जैसा कि भारत में बलात्कार के मामलों में जब आरोपी का नाम अखबार में नहीं छापते तो अपने आप समझ में आ जाता है कि बलात्कारी किस समुदाय विशेष के हैं। जन्म और जाति के आधार पर ब्रिटेन की वोक जमातें कैसा भेदभाव करती हैं, उसके नमूने भी इस मामले में दिखाई दे गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रूमिंग गैंग्स को एशियाई बताने की कड़ी निंदा जारी है। एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, चीन, जापान ऐसे कई देश आते हैं। इन देशों के प्रवासी इस ग्रूमिंग गैंग्स में नहीं थे। इसकी वजह से मुख्यतः पाकिस्तानी मूल के मोहम्मडन लोगों की पहचान छुपाने के लिए गिरोहों को वोक जमातों द्वारा एशियन गैंग्स बुलाए जाने की निंदा भी जारी है। इस बात पर पर्दा डालने के प्रयास हुए कि ये गिरोह स्कूलों के आसपास अपना शिकार ढूंढते हुए पाए गए थे।
बलात्कार जैसे मामलों में जो प्रवासियों को वापस उनके मूल देश डिपोर्ट किए जाने की व्यवस्था है, उसका कितना पालन हुआ, इस पर उत्तर देने से कीर स्टारमर की सरकार ने इनकार कर दिया। रोथरहैम जैसे जहां पे एक बड़ी घटना और बलात्कारी गैंग्स द्वारा हजारों बलात्कार की खबर को पुलिस प्रशासन ने दबाया, वहां जनता का भारी विरोध पुलिस को भी झेलना पड़ा है। इसके बाद भी बलात्कारियों को डिपोर्ट करने के प्रस्ताव के विरुद्ध 150 से अधिक लेबर पार्टी के सांसदों ने वोट दे दिया। इस मुद्दे पर बहस में कितने लेबर पार्टी के सांसद शामिल हुए, उसे दिखाने के लिए ली एंडरसन नाम के एमपी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में खाली हॉल की तस्वीर भी लगा दी। एक समुदाय विशेष के अपराधों को ढकने की जैसी कोशिशें भारत में होती हैं, बिल्कुल वैसी ही ब्रिटेन में भी हो रही हैं। मुकदमे में कार्रवाई की जो बातें हुई, उन्हें पढ़ लेना हृदय विदारक है। इस मुद्दे पर पीड़ितों की जो दशा भारत में होती है, वही ब्रिटेन में भी है। ये भारतीय लोगों की वो समस्या है जो अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी, तो उस पर बात होनी शुरू हुई है। विदेशों में मोहन सिंह जैसे कुछ लोग इन मुद्दों से बच्चियों को बचाया जाए, इसकी कोशिशें कर रहे हैं। हम लोग उस पर भी बात करेंगे। Aged just 13 and 14, and they were being sexually abused between 2016 March, December 2016 and March 2017. साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवाल, डर्बीशायर, रोशडेल और ब्रिस्टल शहर में 1997 से 2013 के बीच कम से कम 1400 नाबालिग बच्चियां यौन शोषण का शिकार बनी। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। ज्यादातर लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसला का शिकार बनाया था और उनकी तस्करी तक कर दी गई थी। सबसे पहला मामला रॉदरहैम शहर का था। इसके बाद जांच करने पर उत्तरी इंग्लैंड के कई शहरों में इसी तरह के और भी मामले सामने आए। अब सवाल उठता है कि कैसे काम करता है ये ग्रूमिंग गैंग। तो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इसमें से ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। इन्हें ये अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। जब बच्चे उन पर विश्वास करने लगते हैं तो उन पर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर उन्हें अपने काबू में रखते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। लड़कियों को पार्टियों में ले जाया जाता है, शराब और ड्रग्स दिए जाते हैं। फिर इनसे कई लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। उन्हें शराब, गांजे और दूसरे किस्म के ड्रग्स की लत लगाई जाती है ताकि वो नशे में रहें और गैंग की हर बात मानती रहें। ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनका यौन शोषण हो रहा है। इनमें से कई लड़कियां जो है वो मानव तस्करी का भी शिकार हुई। इनमें से कई लड़कियां प्रेग्नेंट हुई और उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा। कुछ लड़कियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इन बच्चों का पिता कौन है ये वो नहीं जानती थी। ये ग्रूमिंग गैंग्स जो है पूरे ब्रिटेन में काम करते थे। रोशडेल, रॉदरहैम और टेलफोर्ड राज्यों में इन्होंने सबसे ज्यादा लड़कियों को फंसाया। ऐसा करने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन में जो चर्चित फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ग्रूमिंग गैंग्स। सीधे सीधे बलात्कारी गैंग या रेपिंग गैंग नहीं करके इन्हें ग्रूमिंग गैंग्स कहा जा रहा है। चूंकि ये होता है और भारत में आप अजमेर बलात्कार कांड जैसी घटनाएं देख चुके हैं, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये होता कैसे है। ग्रूमिंग गैंग्स या बच्चों का यौन शोषण करने वाले 6 चरणों में अपनी योजना को अंजाम देते हैं। ऐसा करने से पहले जाहिर है कि वो अपने शिकार की पहचान करते हैं। इनका शिकार अक्सर अकेले पति और परिवार से अलग रहने वाली स्त्री और उसके बच्चे होंगे। जहां पति पत्नी दोनों काम पर जाते हों, बच्चे को समय कम मिलता हो, वो भी संभावित शिकार होते हैं। आयु को देखें तो पता चलेगा कि ये लोग 11 से 13 साल की बच्चियों और बच्चों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। ग्रूमिंग के
6 चरण जो होते हैं उनमें से सबसे पहला चरण है बच्चे को निशाना बनाना। अपराधी बच्चे की कमजोरियों को निशाना बना सकते हैं और उनका शोषण कर सकते हैं। इसमें भावनात्मक जरूरत, अलगाव, उपेक्षा, अस्त व्यस्त घरेलू जीवन या माता पिता की निगरानी की कमी, ये सब शामिल हैं। ये सब कमजोरियां होती हैं। ऐसे परिवार जहां स्थिति तलाक की सी हो, सेपरेटेड यानी पति पत्नी अलग हो चुके हों, बच्चा अकेली मां के पास रहता हो या दोनों लोग बच्चे पर ध्यान कम दे पाते हों, अपराधी वैसे बच्चे पर विशेष ध्यान देगा या उसे प्राथमिकता देगा। दूसरा चरण है बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले का विश्वास हासिल करना। अपराधी संदेह को कम करने और बच्चे तक आसान पहुंच बनाने के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों, अभिभावकों का विश्वास हासिल करने का काम करते हैं। ऐसा करके वो बच्चे को गर्मजोशी से लेकिन सोच समझकर उस पर ध्यान देते हैं, उसका समर्थन करते रहते हैं। गलत करे या सही करे, दोनों स्थितियों में अपराधी बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसकी जरूरतों को जानकर और उन जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजकर बच्चे का विश्वास हासिल करता है। जैसे कि वो कहेगा, मैंने तुम्हें सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ते हुए देखा था, मैं सुपरमैन की एक नई फिल्म देखने जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले चल सकता हूं। अब बच्चे की एक जो जरूरत थी उसे उसने पूरा कर दिया। बच्चे को जो कॉमिक्स, कार्टून, एनिमेशन पसंद है उसमें रुचि दिखा करके वो बच्चे के निकट आएगा। तीसरा चरण होता है जरूरत को पूरा करना। एक बार जब अपराधी बच्चे की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देता है तो वो बच्चे के जीवन में काफी ज्यादा अहमियत रखने लगता है। उपहार देने, चापलूसी करने, पैसे दे देने या फिर दूसरी बुनियादी जरूरतें जो होती है उन्हें पूरा करने की तरकीबें वो अपनाते हैं। इस रणनीति में जो लक्षित बच्चा होता है उसके प्रति अधिक ध्यान देना या उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करना, ये सब भी शामिल हो सकता है। छोटी मोटी चीजें जैसे घड़ी, कॉमिक्स, क्लिप, हेयर बैंड, ऐसे उपहार इसी तीसरे चरण में आते हैं। आप कॉमिक्स दिलाने से मना कर रहे हैं, वो दिलवा देता है। आप मोबाइल नहीं देते और उसने बच्चे की पसंद का मोबाइल गेम इंस्टॉल किया हुआ है और बच्चे को दे भी देता है। जाहिर है कि बच्चे या बच्ची जो है वो उसके अधिक निकट आने लगेंगे। चौथा चरण है बच्चे को अलग थलग करना। अपराधी बच्चे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अलगाव की रणनीति का उपयोग करता है। इसमें वो अकेले होते हैं, बच्चों की देखभाल जो विदेशों में बेबी सिटर्स करते हैं, कोचिंग, ट्यूशन जो कि भारत में भी होता है, स्पेशल ट्रिप्स यानी विशेष यात्राएं जो हैं वो सब अरेंज करना, ये सब इसमें आता है। अपराधी ये भावना पैदा करके कि बच्चे को वो उस तरह से प्यार करते हैं, उस तरह से समझते हैं जैसा कि दूसरे, यहाँ तक कि बच्चे या बच्ची के माता पिता भी नहीं कर सकते, बच्चे के साथ वो अपने रिश्ते को ऐसा दर्शा के मजबूत करना शुरू करता है। बच्चे को बताना शुरू कर सकता है कि कोई भी उसकी उतनी परवाह नहीं करता जितना वो करते हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी नहीं करते। तुम मुझ पे भरोसा करते हो क्योंकि कोई भी उस तरह तुम्हें नहीं समझता जैसे मैं समझता हूं। ऐसी बातें करके वो बच्चे का विश्वास हासिल करते हैं। पांचवें चरण में संबंध को यौन संबंध में बदला जाता है। एक बार जब भावनात्मक निर्भरता और विश्वास जो है वो बन गई तो अपराधी धीरे धीरे रिश्ते को यौन बनाता है। ये बातचीत में हो सकता है, चित्रों में हो सकता है, ऐसी स्थितियों का निर्माण करने के माध्यम से हो सकता है जिसमें दोनों नग्न होते हैं। तैराकी जैसी जगहों पर बच्चों में एक स्वाभाविक जिज्ञासा और विश्वास जो होता है, अपराधी इसी का शोषण करता है ताकि रिश्ते की यौन प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सके। इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन वीडियो चैनल उसके लिए सही जगह नहीं होगी, तो वो किसी अन्य माध्यम से। जो छठा चरण है वो है नियंत्रण बनाए रखना। एक बार यौन शोषण शुरू होने के बाद अपराधी आमतौर पर बच्चे की भागीदारी और निरंतर चुप्पी बनाए रखने के लिए गोपनीयता, दोषारोपण और धमकियों का उपयोग करते हैं। नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपराधी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का उपयोग करते हैं। वे बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उनकी भावनात्मक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बच्चे को लग सकता है कि रिश्ते का टूटना या इसे उजागर करने का जो परिणाम होगा वो हानिकारक होगा, नतीजे अपमानजनक होंगे, इसीलिए चुप्पी साध ली जाए। जैसे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम दोनों जेल जा सकते हैं, फिर हम साथ नहीं रह पाएंगे। या फिर धमकाया जाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का कुछ भी पता चले तो पता चलने पर क्या किया जाए। आमतौर पर लोग ठीक उल्टी हरकतें कर बैठते हैं।
सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि भारत के ग्रूमिंग जैसे मामले या कहीं विदेशों के भी जो ग्रूमिंग जैसे मामले होते हैं उसमें पीड़ित या पीड़िता की बात सुननी सबसे ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, सुनना है, सुनना, बोलना नहीं है, टोकना नहीं है, कूदना नहीं शुरू करना है, सुनना है। अगर कोई बच्चा या बच्ची आपसे ग्रूमिंग के बारे में बात करता है या करती है तो सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि वो जो भी कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। बच्चे या बच्ची को बताएं कि उन्होंने आपको बताकर सही काम किया है। बच्चे या बच्ची को ये भी बताएं कि ये उनकी गलती नहीं है। आप उनसे कहें कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। बोलिए, बोलना ज़रूरी है, उन्हें बता दीजिए ये बात। सीधे खुद जाकर के दुर्व्यवहार करने वाले से भिड़े नहीं, पहले रिपोर्ट करें। बच्चे या बच्ची को बताएं कि आगे आप क्या करेंगे और फिर बच्चे या बच्ची ने जो कुछ भी आपको बताया है उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। पॉक्सो जैसी धाराएं आज होती हैं और ऐसी मामलों में रिपोर्ट लिखना पुलिस की मजबूरी है। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। कानूनी सलाह लीजिए किसी वकील से और आगे की कार्रवाई कीजिए। फिलहाल भारत में बहुत कम स्कूलों में ऐसे मुद्दों पर कोई भी प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलों में कभी जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो, इन सब में आप जाइए तो प्रयास कीजिए कि स्कूल में इस तरह के प्रशिक्षण सत्र चलाए जाएं। बदलते दौर की ज़रूरतों में से ये भी एक ज़रूरत है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोचना तो आपको स्वयं ही शुरू करना होगा। तो सोचना शुरू कीजिए। आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।